जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 30 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया गया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन? तो क्या दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने की है ये योजना शुरू? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। किस सरकार ने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। ये छत्तीसगढ़ से शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ के हम सीएम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन है? विष्णुदेव साय। कौन है? विष्णुदेव साय। क्या है? यहाँ के सीएम है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी भी आप लोग याद रखिए क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो यहाँ पर क्या, छत्तीसगढ़ के ये रायपुर में ये योजना जो है यहाँ पर लॉन्च की गई है। यहाँ का योजना का शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। तो इस योजना के तहत क्या है, जिन किसानों की हम कहें भूमिहीन किसान, नाम से स्पष्ट है, जिन किसानों की क्या नहीं है, भूमि नहीं है, भूमिहीन कृषि मजदूर किसान, मजदूर किसानों को क्या दिया जाएगा? इसमें जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्या दी जाएगी? कितनी सहायता? तो 10,000। कितनी? 10,000 वित्तीय सहायता इसमें राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी? इसमें 10,000 जो है वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। लेकिन किसे दिया जाएगा? भूमिहीन कृषि मजदूर किसानों को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। कितने राशि? 10,000 रुपए की वित्तीय राशि। कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना का नाम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। किस नाम से है? तो दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम सुना होगा आपने। तो इनके नाम से योजना शुभारंभ हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय, आपको नाम पता है दीनदयाल उपाध्याय, इनकी जयंती के दिन हम क्या मनाते हैं? आप लोगों को दिवस भी याद रखिए। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन, उपाध्याय की जयंती को हम क्या मनाते हैं? कि जयंती को हम मनाते अंत्योदय दिवस। कि जयंती के दिन हम क्या मनाते हैं? अंत्योदय दिवस हम मनाते हैं, अंत्योदय दिवस। अब इनकी जयंती कब रहती है? तो 25 सितंबर। कब रहती है? 25 सितंबर को इनकी जयंती रहती है। इनके नाम आया था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने बता दिया कि इनकी जयंती को हम क्या मनाते हैं? अंत्योदय दिवस मनाते हैं। कब? 25 सितंबर को। तो अभी ये योजना कहाँ शुरू हुई है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सीएम नाम याद रखेंगे, विष्णुदेव साय, यहाँ की राजधानी रायपुर। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? ये 23 जनवरी को। कब मनाया गया है? 23 जनवरी को। अभी दोस्तों हम देख रहे हैं 30 जनवरी का करंट अफेयर्स। इसमें जो है इससे पहले की कुछ हमारी जो क्लास हुई थी 18 से लेके 29 जनवरी की, 18 से 29 जनवरी कुछ क्वेश्चन जो थे हमारे बीच में छूट चुके थे, आज यहाँ पर वो भी शामिल है। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है? ये 23 जनवरी को। अब पराक्रम दिवस हम क्यों मनाते हैं? तो आपको याद होगा दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या है? जयंती के दिन हम मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती। क्या ये बोस की जयंती के दिन क्या मनाया जाता है? ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी। इनका जन्म 23 जनवरी, इसीलिए क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1897 में। 1897 उड़ीसा के कटक में। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में हुआ था इनका जन्म। किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 1897 23 जनवरी। और इसी दिन को क्या मनाते हैं हम? पराक्रम दिवस मनाते हैं। 2021 को जो है, आप लोग याद रखेंगे, 2021 को जो है 23 जनवरी को वीरता का दिवस घोषित किया गया है। वीरता का दिवस भी घोषित किया गया, पराक्रम दिवस भी और वीरता का दिवस भी। कब से कहा जा रहा है? ये 2021 से 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को जन्म किसका हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 2025 में जो इनकी जयंती मनाई गई है, 2025 में जो इनकी जयंती मनाई गई है, वो कौन सी मनाई गई है? 128वीं। कौन सी? 128वीं जयंती अभी हमने मनाई। कौन सी जयंती? 128वीं जयंती। इनके जन्म से लेके इनकी जन्म की जो है क्या 128वीं जयंती अभी 2025 में मनाया गया। 2021 में घोषणा की गई थी कि 23 जनवरी से हम क्या कहेंगे? इस दिन को वीरता का दिवस भी हम कहेंगे। तो पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो आप लोग याद रखेंगे 23 जनवरी को। चलिए आगे आते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट से बताओगे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था वो क्या था? सुभाष चंद्र बोस का नारा आप लोगों को पता ही होगा कि वो क्या था। चलिए आगे आते हैं। अब
जनवरी 2025 में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। वो भी कहाँ पर? तो गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में जो है पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो गुजरात के गांधीनगर में। आप लोग याद रखेंगे, पहला है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन। तो ये कब से कब तक? तो 27 से लेके कब तक चलेगा ये? 30 जनवरी, यानी आज लास्ट 27 से लेके 30 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पर? तो गांधीनगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो अभी हाल ही में चर्चा में रही है, ये कब शुरू हुई थी ये योजना? तो 2015 में। कब हुई थी? 2015 में योजना शुरू हुई। वो डेट भी आप लोग याद रख सकते हैं, 22 जनवरी को। 22 जनवरी 2015 को ये योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इस योजना के हम उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का जो उद्देश्य है, ये योजना लाई गई थी, कोई भी योजना है तो उसके पीछे क्या होता है? एक उद्देश्य होता है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? लिंग भेद को समाप्त करना। क्या करना? लिंग भेद को समाप्त करना। लिंग भेद को समाप्त करना। चलिए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुई थी? कब शुरू हुई थी? 2015, 22 जनवरी 2015 में। ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये हरियाणा से शुरू हुई थी। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से। इसका जो शुभारंभ हुआ कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से ये योजना शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ पर है? कौन सा पूछा हमसे? याला ग्लेशियर। तो ये कहाँ पर है? तो ये आता है नेपाल में। कहाँ आता है ये याला ग्लेशियर? नेपाल में आता है। हाल ही में जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में ये शामिल है। क्या है ये? संकटग्रस्त शामिल श्रेणी में शामिल है। और ये बताया जा रहा है कि 2040 तक जो है क्या ये लुप्त हो जाएगा। कौन सा? याला ग्लेशियर जो कहाँ पर है? नेपाल में है। आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर है? नेपाल में याला ग्लेशियर। अब ये दोस्तों ये 2040 तक लुप्त क्यों हो जाएगा? तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण। किसके कारण? जलवायु का परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण। इसका कारण भी आप लोग याद रखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है ये 2040 तक जो है लुप्त हो जाएगा। ये अनुमानित है कि 2040 तक जो है लुप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है जलवायु के कारण जो है अभी सिकुड़ता जा रहा है। तो अभी 2040 तक ये श्रेणी जो हमारे पास है गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में इसे शामिल किया गया है, जो 2040 तक क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। याला ग्लेशियर जो कहाँ है? नेपाल में। चलिए, 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने अपना नाम दर्ज कराया है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 45 वर्ष की उम्र में वो भी 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई पूरी करके कहाँ पर रिकॉर्ड बना है? ये लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो ये कौन है? तो ये है राकेश कादियान। कौन है? राकेश कादियान, जो कितने वर्ष के हैं? तो 45 वर्ष के। कितने वर्ष? 45 वर्ष के। और ये है कहाँ से? तो ये हरियाणा से। कहाँ से? हमारे भारत के हरियाणा से, हरियाणा राज्य से है राकेश कादियान, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, क्या? माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है ये? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या? माउंट एवरेस्ट। अब इसकी ऊंचाई की हम यहीं पर बात कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो क्या है? 8,848। 8,848 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई? किसकी? माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में है। आप लोग ये याद रखेंगे। और हमारे पास एक और क्या दिया है? माउंट लहोत्से, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। क्या दिया हमारे पास? माउंट लहोत्से। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, चौथे नंबर में आता है। ये क्या? चौथी सबसे बड़ी ऊंची चोटी। चौथी सबसे बड़ी चोटी। चौथी सबसे बड़ी क्या है? ये चोटी है, जिसका नाम क्या है? माउंट लहोत्से। इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो 8,516 मीटर। ये कौन से नंबर में? चौथे नंबर में। माउंट एवरेस्ट पहले नंबर में। तो याद रखेंगे 45 वर्ष की उम्र में जो है 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई पूरी करके इन्होंने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है राकेश कादियान ने। दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन दिया है ज्योतिरात्रे। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था। ज्योतिरात्रे कौन है? हमारे भारत की सबसे उम्र दराज महिला। क्या है ये? उम्र दराज महिला
जिन्होंने क्या की है, उम्र दराज महिला भारत की, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। क्या है, माउंट एवरेस्ट फतेह किया। याद रखोगे, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज महिला, तो वो कौन है, ज्योति रात्रे। एक नाम और आया है, काम्या कार्तिकेयन। अब अभी कुछ दिन पहले हमने, जस्ट कुछ दिन पहले हमने क्लास में पढ़े थे काम्या कार्तिकेयन का नाम, जो 17 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में जो है पृथ्वी के सातों महाद्वीप की सातों चोटियां, सातों सबसे बड़ी चोटियां, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, सातों महाद्वीप की, सात, भारत में कितने, सॉरी पृथ्वी में कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी, 7 सबसे ऊंची चोटी, 7 सबसे ऊंची चोटी के मैंने चढ़ाई की थी, कितने वर्ष की उम्र में, तो 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने 7 चोटियों को यहाँ पर फतेह कर लिया, यहाँ पर चढ़ लिए इन्होंने, काम्या कार्तिकेयन। ये कितने वर्ष की है, तो 17 वर्ष की। आप लोग ये नाम जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ज्योति रात्रे, काम्या कार्तिकेयन और राकेश कादियान, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये जो हमारे पास आज का क्वेश्चन था, राकेश कादियान, इन्होंने 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई की है। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या दिया अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला प्रौद्योगिकी संवाद कहाँ आयोजित किया गया। कौन सा प्रौद्योगिकी संवाद जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो IISc बेंगलुरु में। कहाँ पर, IISc बेंगलुरु में पहला प्रौद्योगिकी संवाद आयोजित किया गया। चलिए आगे, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ होगा, गांधीनगर। कहाँ आता है, तो गुजरात में। गांधीनगर कहाँ आता है, गुजरात में आता है, जहां पर जो है राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन होगा। कहाँ पर, तो गुजरात के गांधीनगर में। चलिए, हाल ही में जारी नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है। दोस्तों, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है, तो उड़ीसा राज्य। क्या रहा है, उड़ीसा राज्य क्या रहा है इसमें, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष नंबर पे रहा है उड़ीसा। अब दोस्तों, इसको जारी किसने किया है, तो आप लोग ये याद रखोगे, जारी किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ये जारी किया है, वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ये जारी किया। अब अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों को नाम भी पता होना चाहिए। इसके जो अध्यक्ष है 16वें वित्त आयोग के, अरविंद पनगड़िया। कौन है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो क्या रह चुके हैं, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अरविंद पनगड़िया जो थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अरविंद पनगड़िया का जो अभी क्या है, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इन्होंने जो है पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें शीर्ष पर कौन रहा है, उड़ीसा। इसके द्वारा जो है इस सूचकांक में कितने, 18 राज्यों का क्या किया गया है, आकलन किया गया। 18 राज्य का आकलन किया गया है, आकलन किया गया है। कितने, तो 18 राज्य का आकलन किया गया है, जिसमें पहले नंबर पे शीर्ष पर कौन रहा है, उड़ीसा रहा है। अब आप लोग ये 18वां नंबर का जो राज्य है वो भी याद रखिए। 18वां जो राज्य वो क्या है, पंजाब। 18वां जो राज्य वो क्या है, पंजाब है। नाम याद रखोगे, पहला है क्या, उड़ीसा, और लास्ट में 18वां जो राज्य वो क्या है, पंजाब। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग किसकी बात कर रहे हैं हम, नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग समाप्त करने के बाद क्या हुआ था, नीति आयोग का गठन। तो इसकी स्थापना हम बात करें या गठन की, तो 1 जनवरी 2015। अब दोस्तों, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष, अब वो कौन होता है, तो आप लोग नाम याद रखेंगे। नीति आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, वही क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष। हम कह सकते हैं कि पदेन प्रधानमंत्री, क्या, पदेन प्रधानमंत्री क्या होता है इसका अध्यक्ष, किसका, नीति आयोग का। अब आप कहे वर्तमान में कौन है, तो जो प्रधानमंत्री के पद पर है वो कौन है, नरेंद्र मोदी। तो क्या है ये, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, पदेन प्रधानमंत्री को ही बनाया जाता है। अब हम यहाँ पे इसके उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष का नाम के सुमन बेरी, के सुमन बेरी। यहीं पर हम पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो पहले जो थे वो कौन थे, अभी मैंने बताया कि अरविंद पनगड़िया। कौन, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये क्या है, तो नीति आयोग के
पहले अध्यक्ष नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अब यहीं पे हम सीईओ की बात कर लेते हैं, किसकी, नीति आयोग के सीईओ। तो जो अभी हम वर्तमान की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट जो है अरविंद पनगड़िया। चलिए, जो सीईओ है वर्तमान में वो कौन है, BVR सुब्रमण्यम। क्या है, BVR सुब्रमण्यम, ये क्या है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ। और यहीं पर हम पहले की बात करें तो जो पहले सीईओ थे वो कौन थे, अमिताभ कांत। क्या, अमिताभ कांत क्या थे, ये पहले सीईओ बने थे किसके, नीति आयोग। स्थापना याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है, 1 जनवरी 2015। अब ये किसके स्थान पर, तो योजना आयोग के स्थान पर किसको लाया गया था, नीति आयोग को लाया गया था। तो चलिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है, तो कौन रहा है, उड़ीसा रहा है पहले नंबर पे। और लास्ट 18 राज्यों का आकलन किया गया, तो 18वें नंबर में कौन है, पंजाब। किसने जारी किया है ये, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या रखा गया है, संजय। क्या नाम रखा गया उसका, संजय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया है। अब दोस्तों, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने, हम बात करें रक्षा मंत्रालय ने अभी 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया, सुधारों का वर्ष घोषित किया है। आप लोग याद रखेंगे, किसने, रक्षा मंत्रालय ने जो है 2025 को जब हमारा चल रहा है उसको सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो हमसे पूछा था, राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम है संजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के इनोवेटिव उपयोग के लिए किस राज्य को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किस राज्य को, तो उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को, उत्तर प्रदेश को जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए, तो जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के इनोवेटिव उपयोग के लिए। अब दोस्तों, जल जीवन मिशन तो ये कब लाया गया, जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जल जीवन मिशन 2019 में। कब लाया गया, ये 2019 में। और इसमें जो है सौर ऊर्जा के इनोवेटिव उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या दिया है, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कॉफी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, भारत का कौन सा स्थान है कॉफी उत्पादन में, तो 7वां स्थान। कौन सा स्थान है भारत का, 7वां स्थान है पूरे विश्व में, भारत का 7वें नंबर में है कॉफी उत्पादन में। किसमें, कॉफी उत्पादन में। अब यहाँ पर हम बात करें भारत में सर्वाधिक हम बात करें सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, किस राज्य में, तो कहाँ पर होता है, कर्नाटक। शीर्ष राज्य जो है कहाँ पर, कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में कॉफी का उत्पादन होता है। आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक में। सेकंड नंबर में हम बात करें तो सेकंड में क्या आता है, तमिलनाडु। और उसके बाद क्या आता है, केरल। कॉफी के उत्पादन में पहला कर्नाटक, सेकंड तमिलनाडु और थर्ड में केरल। ये तो क्या हो गई भारत। तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कहां पर कॉफी का उत्पादन होता है, तो वो भी आप लोग याद रखिए, कहां पर, विश्व में जो पहले नंबर में है कॉफी उत्पादन में, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग नाम याद रखेंगे, कहां पर, ब्राजील में। किस देश में, तो ब्राजील में क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा में कॉफी का उत्पादन। तो अभी भारत का जो विश्व में स्थान है वो कौन सा नंबर है, 7वां नंबर। और ये किसने बताया है, किसके अनुसार ये रिपोर्ट आई है कि जो भारत का 7वां स्थान है, तो आप लोग याद रखेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किसने ये जारी किया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय के अनुसार। किसके अनुसार, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार जो है ये रिपोर्ट अभी जारी की गई है कि कॉफी उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में। चलिए, हाल ही में हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला है, तो किस फिल्म को, तो अनुजा फिल्म को। किस फिल्म को 2025 में ऑस्कर अवार्ड के लिए अभी नॉमिनेट किया गया है, तो फिल्म का नाम जो है क्या है, अनुजा। ये अमेरिकन मूवी है, क्या है ये, अमेरिकन हिंदी मूवी है, अमेरिका की मूवी है ये। और कौन सी है ये, हिंदी भाषा की मूवी है, जिसे ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए अभी नॉमिनेट किया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो सम्मान संजीवनी जो ऐप है वो किसने? हरियाणा राज्य ने। किसने? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। और ये कब किया गया है? तो अभी दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस था। अब आप लोग कमेंट से बताओगे कि ये दिवस कब था। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आप लोग कमेंट से बताओगे कि कब मनाया गया अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब ये इस दिन के अवसर पर, सॉरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है, सम्मान संजीवनी। क्या नाम है ऐप का? सम्मान संजीवनी ऐप। ये कहाँ पर? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ शुरू हुआ है? कौन सा मेला पूछा है? बोई मेला जो क्या है, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये कोलकाता। कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में। तो कौन सा मेला? बोई मेला, जो क्या है भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है। अब इसकी जो शुरुआत हुई सबसे पुराना तो 1976 में। कब? 1976 में इसकी शुरुआत हुई है। इसका जो आयोजन हम बात करिए, सबसे पुराना पुस्तक मेला है, ये मेला लगता है। तो इसका जो आयोजन करता है वो किसके द्वारा होता है? आयोजन जो करता है इसका वो कौन है? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद इस मेले का आयोजन करता है। कौन सा मेला? तो वही मेला। ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला। एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला, नाम याद रखेंगे क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है। वही मेला जो कहाँ लगता है? कोलकाता में लगता है। कोलकाता का भी एक नाम है उसमें, साल्ट सिटी। क्या? साल्ट लेक सिटी, सॉरी, साल्ट लेक सिटी में। कहाँ पर? कोलकाता के साल्ट लेक सिटी में। साल्ट लेक सिटी में ये मेला लगता है। और ये जो 2025 में जो लग रहा है वो 48वें नंबर का है। 2025 में जो लग रहा है वो कौन से नंबर का है? 48वां। कि क्या रहेगा मेला? कौन सा? वही मेला जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1976 में। अभी जो लगेगा 2025 में 28 जनवरी अभी चालू हो चुका है। 28 जनवरी से 9 फरवरी तक। कब तक? 9 फरवरी तक ये मेला रहेगा, जो क्या है एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला। साथ ही ये भी याद रखिए भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला। कहाँ लगता है ये बोई मेला? तो कोलकाता। हाल ही में यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यूएनए ने जो घोषित किया है वो किसे? 2025 को। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग किस देश ने बनाई है? तो एक्सप्रेसवे सुरंग जो है किसने बनाई है? चाइना ने बनाई। किसने बनाई है? चाइना ने बनाई है। इस सुरंग की जो लंबाई है, आप लोग लंबाई भी याद रखिए, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 22.13 किलोमीटर। कितनी? 22.13 किलोमीटर। दुनिया की सबसे लंबी है ये। दुनिया की सबसे लंबी है 22.13 किलोमीटर। सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग। क्या है ये? एक्सप्रेसवे सुरंग। इसका जो नाम दिया गया है, नाम भी आप लोग याद रखिए, लियानसान। क्या? लियानसान सेंगली। क्या? लियानसान सेंगली सुरंग। कहाँ पर है ये? तो चाइना ने बनाया है, जो जिसकी लंबाई कितनी है? 22.13 किलोमीटर। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसका नाम लियानसान सेंगली। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? चौथा। किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। तो जो भारत से पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, फर्स्ट जो स्थान है, पहला नंबर, वो कौन है? यूएसए। पहला जो स्थान है वो किसका है? यूएसए का। सेकंड जो स्थान है वो किसका है? इसमें रशिया का। किसका? रशिया यानी रूस। थर्ड जो स्थान है, थर्ड स्थान में जो है वो कौन है? यहाँ पर चाइना। कौन है थर्ड स्थान में? चाइना। और फोर्थ में क्या है? अपना भारत। किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। पहला स्थान में यूएसए, सेकंड में रशिया, थर्ड में चाइना और फोर्थ में क्या है? अपना देश भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। चलिए, हाल ही में विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो भारत की जो अनुमानित वृद्धि दर है वो कितनी है? 6.7%। कितनी है? 6.7%। किसमें? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में।
किसने, कौन सी रिपोर्ट है, विश्व बैंक की है, ये विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या, 25-26 की अनुमानित क्या है ये वृद्धि दर 6.7%, 6.7%, याद रखेंगे, कई बार पूछ सकता है ये। चलिए, हाल ही में वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI यानी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान किसके जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, धनंजय शुक्ला, किसे बनाया गया है, धनंजय शुक्ला को ICSI का अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो कब हुई थी, 1968 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1968 में। इसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर, मुख्यालय यानी क्या होता है, हेडक्वार्टर, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर, जिसका भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, जिसकी स्थापना 1968। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं धनंजय शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य क्या बन चुका है पूर्वोत्तर भारत का, तो मिजोरम। कौन सा बन चुका है, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य क्या है, मिजोरम है। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने कहां पर हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे, तो हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे। अब वो कौन कर रहे हैं, तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री। ये कहां पर कर रहे हैं, तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली में। कहां पर कर रहे हैं ये, नई दिल्ली में। हथकरघा सम्मेलन जिसका नाम क्या दिया गया है, मंथन, ये कौन कर रहा है, तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री क्या कर रहे हैं, इसका उद्घाटन। अब आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री या केंद्रीय कपड़ा मंत्री हम कहें क्या, कपड़ा मंत्रालय जिनके पास है वो कौन है, गिरिराज सिंह। क्या नाम है उनका, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह क्या है अभी वर्तमान में, ये केंद्रीय वस्त्र मंत्री या हम कहें केंद्रीय कपड़ा मंत्री। तो ये क्या करेंगे, हथकरघा सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसका नाम क्या दिया गया, मंथन, इसका उद्घाटन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है ये दिवस, 25 जनवरी को। अब ये क्यों मनाते हैं हम 25 जनवरी को, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने नाम सुना होगा भारतीय निर्वाचन आयोग, क्या सुना होगा नाम, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी क्या हुई थी स्थापना, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को क्या हुई थी, ये भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसका कार्य क्या होता है, निर्वाचन कराना। अब हम यहाँ पे देखें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी, तो इसी दिन क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस। ये कब से मनाया जा रहा है, तो आपसे ये पूछ सकता है मतदाता दिवस ये कब से मनाया जा रहा है, 2011 से। 2011 में पहली बार मनाया गया, आप लोग ये याद रख सकते हैं। 2011 में पहली बार जो है मनाया गया, पहली बार मनाया गया क्या, मतदाता दिवस। अब 2011 में तो इस समय जो राष्ट्रपति थी, आप लोग नाम याद रखेंगे, इस समय जो राष्ट्रपति थी वो कौन थी, प्रतिभा पाटिल। राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल, 2011 में। तो इन्हीं के समय क्या हुआ है, ये पहली बार जो है मतदाता दिवस मनाया गया था। अब क्यों मनाया जाता है, तो इसका कारण भी है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, निर्वाचन आयोग गठित हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इस वर्ष की जो थीम रखी गई है 2025 में, अब 2025 में जो मनाया गया वो कौन से नंबर का है, तो 15वां मनाया गया। क्या, 15वां मतदाता दिवस। इसकी जो थीम है वो क्या है, वोटिंग। इसकी थीम याद रखेंगे, थीम भी कई बार पूछ लिया जाता है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, वोट जरूर डालेंगे हम। इस साल की ये क्या है थीम, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो ये 2025 की क्या रखी गई है, ये थीम रखी गई है, आप लोग याद रखोगे। भारतीय निर्वाचन आयोग क्या आते हैं यहाँ पर, तो भारतीय निर्वाचन क्या है, ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका कार्य होता है चुनाव कराना। अब ये किसके चुनाव कराता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनका क्या कराता है, ये चुनाव कराता है। तो आप लोग याद रखेंगे ये चुनाव किसका कराता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।
ये इंपॉर्टेंट है क्या, राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत होती है और नगर पालिका उनका चुनाव कराता है। भारतीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, अभी मैंने बताया इन सबका ये चुनाव। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, निर्वाचन आयोग की हम बात कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं, इसके क्या होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं, कमिश्नर क्या होते हैं, निर्वाचन आयुक्त की हम बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयुक्त वो कौन है वर्तमान में, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। क्या है वर्तमान में, ये वर्तमान में क्या है, भारत निर्वाचन आयुक्त है। हम कहें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसमें क्या होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो क्या होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य है यहाँ पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो कौन है, नाम याद रखेंगे, वो कौन है, राजीव कुमार। और पहले जो बनाए गए थे 1950 में, उनका नाम भी याद रखिए, पहले निर्वाचन आयुक्त वो कौन थे, सुकुमार सेन। क्या नाम था उनका, सुकुमार सेन। और जो पहली महिला थी उनका भी नाम भी आप लोग याद रख लीजिए, पहली महिला जो क्या बनी है निर्वाचन आयुक्त, तो उनका नाम क्या था, बी.एस. रमा देवी। बी.एस. रमा देवी क्या थी, ये पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी। तो पहले व्यक्ति कौन थे जो निर्वाचन आयुक्त बने थे, सुकुमार सेन। वर्तमान में जो है वो राजीव कुमार, ये 25वें नंबर के, ये भी याद रखिए ये कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग का संविधान में वर्णन कहाँ मिलता है। मैंने बताया कि क्या है, संवैधानिक आयोग है, तो संविधान में इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो 15वें भाग में। भाग कौन सा, 15वें भाग में इनका, 15वें भाग में क्या मिलता है, निर्वाचन आयोग का हमें वर्णन मिलता है, 15वां भाग। और आर्टिकल हमसे पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक क्या मिलता है हमें, भारतीय निर्वाचन आयोग का हमें वर्णन मिलता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए मतदान, हमें वोट डालने का जो हमारे पास अधिकार है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 326। आर्टिकल नंबर 326 क्या देता है हमें, मतदान देने का अधिकार या वोट देने का अधिकार। पूछ लिया जाता है मतदान देने का अधिकार हमें किस आर्टिकल में प्राप्त है, तो आर्टिकल नंबर 326। तो दोस्तों आप लोग कमेंट से बताओगे कि अभी मतदान की आयु जो है कितनी है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये कहाँ पर किया जाएगा, बेंगलुरु में। कहाँ पर किया जाएगा, ये बेंगलुरु में जो है छठवा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। चलिए, हाल ही में किसने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, तो ये किसने किया है, ऑपरेशन सर्द हवा, ये किसने किया है, तो बीएसएफ ने। किसने, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या, बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आप लोग याद रखेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, हिंदी में क्या है, सीमा सुरक्षा बल, इसका क्या है ये फुल फॉर्म, सीमा सुरक्षा बल। अब हम इसकी स्थापना की भी बात कर लेते हैं। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1965 को। कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है, किसकी, बीएसएफ की। अब ये कहाँ आता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी याद रखिए क्या आता है, ये गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है या गृह मंत्रालय के ये अधीन क्या आता है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो ऑपरेशन सर्द हवा भी किसने शुरू किया, कहाँ शुरू हुआ है, ये तो बीएसएफ ने ये शुरू किया है। अभी जो बीएसएफ के जो डीजी है उनका नाम भी आप लोग याद रख लीजिए, बीएसएफ, क्या, बीएसएफ की जो डीजी है दलजीत सिंह चौधरी। क्या नाम है उनका, दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी क्या है, वर्तमान में बीएसएफ के डीजी है। नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। तो ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने अभी शुरू किया है। चलिए, 2025 में फीड शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 2025 में जो फीड शतरंज विश्व कप की मेजबानी वो कौन करेगा, अपना देश भारत। कब, 2025 में। तो ये कब से कब तक होगा, तो 31 अक्टूबर से ये चालू होगा। कब से होगा, 31 अक्टूबर से जो है शतरंज विश्व कप चालू होगा। ये कब तक चलेगा, 27 नवंबर तक। कब तक चलेगा ये, 27 नवंबर 2025 तक ये चलने वाला है। इसको जो होस्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, अपना देश भारत। क्या कर रहा है, इसकी मेजबानी कर रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी FIDE फीड की बात कर लेते हैं। ये क्या है फीड, ये क्या है, इसमें फीड शतरंज विश्व कप। तो अभी जो कौन कर रहा है, पहले वो बात कर ली हमने, किसने, 2025 में जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, अपना देश भारत। अब हम इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई इसकी स्थापना, 20 जुलाई 1924 को। कब हुई, 20 जुलाई 1924 को क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। ये इसका जो हम हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, लुसाने में। हेडक्वार्टर कहाँ है,
लुसाने ये कहाँ आता है? तो स्विट्जरलैंड में आता है। लुसाने कहाँ आता है? स्विट्जरलैंड में आता है। आप लोग ये याद रखोगे। अब इसके हम यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसकी बात करें, प्रेसिडेंट का नाम जो है इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट वो कौन है? अर्कदी द्रोकोविच, दोरकोविच, अर्कदी दोरकोविच, ये क्या है? इसके प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट याद रखेंगे आप लोग, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट उनका नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? हमारे भारत के जो पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने थे वो कौन? विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद इसके क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, विश्वनाथन आनंद। ये क्या है? फीड के क्या है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमारे भारत के क्या रहे हैं? भारत के पहले व्यक्ति जो क्या बने हैं? भारत के पहले व्यक्ति जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। क्या बने हैं ये? शतरंज चैंपियन, विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, विश्व शतरंज चैंपियन। अब दोस्तों 2024 में हम बात करें, 2024 में दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं भारत के विश्व शतरंज चैंपियन। अब यहाँ पर हम सेकंड व्यक्ति की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो सेकंड जो व्यक्ति थे वो कौन है? अभी हाल ही में उनका नाम चर्चा में रहा है, डी गुकेश। क्या रहा है? डी गुकेश, इनका नाम अभी हाल ही में चर्चा में रहा। ये क्या बन चुके हैं? भारत के सेकंड व्यक्ति, सबसे कम उम्र के। ये क्या है? सबसे युवा भी है, आप लोग याद रखेंगे, सबसे युवा। ये जो क्या बने हैं? विश्व शतरंज चैंपियन। क्या बने हैं? विश्व शतरंज चैंपियन। इन्हें हाल ही में क्या दिया गया है? 17 जनवरी को विश्व शतरंज चैंपियन इन्हें हाल ही में क्या दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? डी गुकेश को। अब आप लोग कमेंट से बताओगे डी गुकेश के साथ साथ जो 3 अन्य खिलाड़ी है उनका नाम क्या है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कितनी जानकारी पता है? आप लोग कमेंट से बताओगे, क्योंकि आप जितनी जानकारी लिखोगे उतनी जो है आपको माइंड में चीजें रहेगी, याद रहेगी। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? अभी हमसे पूछा है राष्ट्रीय बालिका दिवस, आपसे मैंने अभी कमेंट्स में पूछा था। अब क्वेश्चन आ गया है तो आंसर हम देख लेते हैं। क्या? 23 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 23 जनवरी को। चलिए, 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया? तो पद्म विभूषण के लिए अभी जो नाम आए हैं वो कितने व्यक्तियों के? 2025 में कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा पद्म विभूषण? तो 7 व्यक्तियों को। कितने? 7 व्यक्तियों को। अब हम बात करते हैं ये पद्म विभूषण जो है वो पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार दिए कितने? 3 श्रेणी में दिया जाता है। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में दिया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पद्म विभूषण, पहला पद्म भूषण। दूसरा नंबर जो है क्या? पद्म भूषण, पद्म भूषण। और तीसरा जो है, तीसरा वो क्या है? पद्मश्री, पद्मश्री। तो 2025 में जो दिया जाएगा पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को? तो 7 व्यक्ति। कितने? 7 व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा? 2025 में पद्म विभूषण दिया जाएगा। पद्म भूषण तो पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को? 19 को। कितने? 7 को पद्म विभूषण, पद्म भूषण कितने को? 19 को। और पद्मश्री जो दिया जाएगा वो कितने? 113। टोटल कितने होगा यहाँ पर? हम टोटल पद्म पुरस्कार तो वो कितने होगा? 139। कितने हो गए? 139 जो 2025 में जो पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। 3 श्रेणी, पद्मश्री में 113, पद्म भूषण 19, पद्म विभूषण कितने? 7। क्वेश्चन में पूछा था 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है? तो कितने लोग? 7 लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? तो कितने वर्ष तक? 2030 तक। कितने GI टैग? तो 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। GI टैग का मतलब क्या होता है? भौगोलिक पहचान। क्या होता है GI टैग का मतलब? भौगोलिक पहचान, भौगोलिक पहचान। चलिए, तो 2030 तक जो है 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? 2025 में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। चलिए, हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है? तो किस संस्थान का नाम? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदल दिया गया है और क्या रखा गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम बदला गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का। तो आप लोग नाम जो है बिल्कुल याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर।
चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया है, उसका नाम क्या दिया गया है? तो शून्य। क्या दिया गया है? उस टैक्सी का नाम जो है, एयर टैक्सी का नाम शून्य दिया गया है। ये क्या है? पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता? तो ये किसने जीता दोस्तों? INCOIS ने। किसने जीता है ये? INCOIS। इसका फुल फॉर्म हम यहाँ पे देख लेते हैं, इंडियन नेशनल, किसका? INCOIS का, तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इसका क्या है ये? फुल फॉर्म किसका? INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर एशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। अब हिंदी में इसका फुल फॉर्म देखें तो भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना एवं सेवा केंद्र। क्या? महासागरीय सूचना एवं सेवा केंद्र। इसका क्या है ये? फुल फॉर्म में आप लोग नाम याद रखें, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना एवं सेवा केंद्र। तो इसको क्या दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये किस श्रेणी में है? तो संस्थागत श्रेणी। क्या है ये? संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। ये दो श्रेणी में दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी और संस्थागत श्रेणी। तो इसमें ये पुरस्कार दिया गया। इसमें जो राशि दी जाती है वो कितनी? 51 लाख रुपए। और व्यक्तिगत श्रेणी में जो दी जाती है वो भी आप लोग याद रखिए, कितनी? 5 लाख। व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है 5 लाख रुपए। अब व्यक्तिगत श्रेणी में किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं आया। ये पुरस्कार दोस्तों पराक्रम दिवस के दिन दिया गया। अभी हमने पराक्रम दिवस की बात की थी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन ये दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिन जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। दो श्रेणी में, एक संस्थागत में और एक व्यक्तिगत में। संस्थागत में जो नाम आया है INCOIS का, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना एवं सेवा केंद्र। तो ये क्या है? संस्थागत श्रेणी में इन्हें दिया गया है। इसमें जो राशि है 51 लाख, और व्यक्तिगत श्रेणी में यदि किसी का नाम आया तो इसको कितनी राशि दी जाएगी? 5 लाख की राशि यहाँ पर दी जाएगी। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो आज की क्लास है PDF के रूप में आपको मिल जाएगी। तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए।